बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हमारी इंटर बायोलॉजी का, और चैप्टर नंबर 18 है केमिकल कोऑर्डिनेशन। अच्छा स्टूडेंट, ये केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या है? अगर आपको नर्वस कोऑर्डिनेशन का इंट्रोडक्टरी लेक्चर देखा हो आपने, तो उसमें हमने केमिकल कोऑर्डिनेशन को भी एक्सप्लेन किया था कि केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या होती है। लेकिन अब हम जरा सा एक बार फिर इसको एक्सप्लेन कर दें केमिकल कोऑर्डिनेशन को, और फिर इस चैप्टर को आगे लेकर चलते हैं डिटेल से। देखिए, केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या है? सबसे पहले हमें समझना होता है कि कोऑर्डिनेशन क्या है, फिर उसके बाद सवाल पैदा होता है कि केमिकल क्या है और नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या होती है। फर्ज करें कि मिसाल के तौर पे हमारे पास ये है एक ग्रुप ऑफ सेल, या आप चाहे तो एक सिंगल सेल भी ले सकते हैं। मैं ग्रुप ऑफ सेल ले रहा हूं, तो ये एक सेल या ग्रुप ऑफ सेल है आपके पास, ठीक है। और ये जो सेल या ग्रुप ऑफ सेल होता है, ये क्या करता है कि दूसरे सेल या ग्रुप ऑफ सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। मिसाल के तौर पे ये दूसरा सेल या ग्रुप ऑफ सेल आ गया। अभी जो पहला सेल या ग्रुप ऑफ सेल है, ये इस सेल या ग्रुप ऑफ सेल की एक्टिविटी को रेगुलेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है अपने हिसाब से इसको, मतलब जैसा भी करना है उसके हिसाब से कर रहा है। लेकिन मामला यह है कि ये ग्रुप ऑफ सेल इस ग्रुप ऑफ सेल की एक्टिविटी को उस वक्त कंट्रोल करेगा जब ये कुछ सिग्नल जनरेट करेगा। यहां से सिग्नल जनरेट होंगे और ये सिग्नल यहां से इस तक पहुंचेंगे, और पहुंचने के बाद फिर इसकी एक्टिविटी कंट्रोल होगी। अब सवाल है कि वो सिग्नल क्या है। अब अगर मिसाल के तौर पर वो सिग्नल नर्व इंपल्स की फॉर्म में है तो उसको नर्वस कोऑर्डिनेशन कहेंगे। लेकिन अगर वो सिग्नल किसी भी केमिकल की फॉर्म में है, तो फिर इस प्रोसेस को हम केमिकल कोऑर्डिनेशन कहते हैं। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या होता है कि जिसमें कोई भी एक सेल या ग्रुप ऑफ सेल किसी दूसरे सेल या ग्रुप ऑफ सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है थ्रू रिलीजिंग सम केमिकल्स। ओके, ये केमिकल कोऑर्डिनेशन है। अब जो ग्रुप ऑफ सेल केमिकल रिलीज करता है, उस ग्रुप ऑफ सेल को कहते हैं ग्लैंडुलर सेल, या ग्लैंड कहते हैं। ग्लैंडुलर सेल या ग्लैंड कहा जाता है। और वो ग्रुप ऑफ सेल जिसकी एक्टिविटीज पर ये केमिकल जाकर असरअंदाज होते हैं या उसको कंट्रोल करते हैं, वो टारगेट कहलाता है। हम टारगेट कहेंगे इसको, या टारगेट सेल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये ग्लैंड है। ग्लैंड मतलब वो सेल जो कि केमिकल रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। और टारगेट वो सेल जिनके ऊपर वो केमिकल जाकर एक्ट कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब सवाल ये है कि ये जो केमिकल बीच में रिलीज हो रहे हैं, ये केमिकल्स क्या हैं? ये केमिकल जो है, ये या तो न्यूरोट्रांसमीटर हो सकते हैं, पढ़ चुके हैं हम लोग पिछले चैप्टर में, न्यूरोट्रांसमीटर हो सकते हैं, या ये केमिकल फिरोमोन्स हो सकते हैं, या ये केमिकल हार्मोन्स हो सकते हैं, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं ऐसे केमिकल को जो कि नर्व इंपल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पहुंचा देते हैं। तो यहां पर भी अगर आप गौर करें तो साइनेप्स वाला अगर आपको टॉपिक आपको याद हो, तो हमने क्या पढ़ा था कि प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर जाकर ये अटैच हो जाते हैं और नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट कर देते हैं। तो ये देखें सेल किस तरह कम्युनिकेट कर रहे हैं। एक सेल जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन वाला, दूसरा सेल पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन वाला, और ये कम्युनिकेट कर रहे हैं थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर। तो इसीलिए ये कम्युनिकेशन जो है ना, ये भी केमिकल टाइप की हुई थी। अच्छा, दूसरी चीज होती है फिरोमोन्स। जरा फिरोमोन्स को समझने की कोशिश कीजिएगा, फिरोमोन्स क्या होते हैं। फिरोमोन्स कहते हैं ऐसे केमिकल्स को जो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म रिलीज करता है, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म रिलीज करता है, और उस केमिकल का इफेक्ट उसी स्पीशी के दूसरे ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर के ऊपर होता है। इसको फिरोमोन्स कहते हैं। दोबारा सुनेंगे कि फिरोमोन्स कहते हैं ऐसे केमिकल को कि जो कोई भी एक ऑर्गेनिज्म सिक्रीट करे, और वो केमिकल उसी स्पीशी के दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर, बल्कि उसके बिहेवियर के ऊपर अफेक्ट करता है। जैसे मिसाल के तौर पे हम लोग इसकी एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। फर्ज करें कि डॉग्स जो होते हैं उनका ब्रीडिंग सीजन है। ये फीमेल है एक डॉग्स की, विच कहते हैं जिसको, ये वहां पर ये इसकी लोकेशन है, ठीक है। जैसे ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होता है, फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव हार्मोन सबसे पहले रिलीज होते हैं, ठीक है। फीमेल में रिप्रोडक्टिव हार्मोन सबसे पहले रिलीज होते हैं। अब जैसे ही फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव हार्मोन रिलीज होते हैं, वो हीट में आने लगती है, तो उसकी वेजाइना से फिरोमोन्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। अब इसकी वेजाइना से जब ये फिरोमोन रिलीज होते हैं, तो
इस फीमेल के 2 किलोमीटर का जो रेडियस होता है, इस 2 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी मेल होते हैं वो क्या करते हैं कि वो सेंस करना शुरू कर देते हैं फिरोमोन्स को, और जैसे फिरोमोन्स को सेंस करते हैं उनके भी सेक्स हार्मोन रिलीज होना शुरू कर देते हैं, और वो उनमें बिहेवियरल चेंजेस आना शुरू हो जाती है, और वो सारे के सारे मेल इस फीमेल को लोकेट करना शुरू कर देते हैं। और यही पैटर्न दूसरे तमाम एनिमल्स के अंदर भी होता है। तो इसका मतलब है कि एनिमल जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं प्योरली केमिकल टाइप का कम्युनिकेशन है, कि एक एनिमल केमिकल रिलीज कर रहा है इन्वायरमेंट में, और उसी स्पीशी का दूसरा एनिमल उसको रिसीव कर पाएगा, दूसरा दूसरा कोई और नहीं कर पाता उसको। ठीक है, यानी रिसेप्टर्स का फर्क होता है। उसको करने के बाद उसमें बिहेवियर चेंजिंग आती है, और फिर इसके बाद जो है ना वो जो उनकी एक्टिविटीज है रिप्रोडक्शन की, ब्रीडिंग की जो भी एक्टिविटी है परफॉर्म करते हैं ये। ठीक है, तो ये एनिमल में कम्युनिकेशन का एक मोस्ट फ्रीक्वेंट मेथड होता है फिरोमोन सिक्रीट करके। तीसरी चीज है हार्मोन्स। अच्छा, न्यूरोट्रांसमीटर हमारा सिलेबस नहीं है, हमने पहले पढ़ लिया, फिरोमोन भी हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में जो चीज है वो है हार्मोन्स। तो हम लोग हार्मोन्स को ही डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि हार्मोन्स जो है ना वो क्या होते हैं। देखिए, हार्मोन क्या है? हार्मोन आर द सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड which regulate metabolism. हार्मोन आर द सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड विच रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, यानी ये मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने वाले होते हैं। अच्छा, अब अगर ये मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर ये पाए जाते हैं, तो कैसे रेगुलेट करते हैं? मतलब अगर किसी प्रोसेस को इनिशिएट करवाना होता है तो ये इनिशिएट करवाते हैं, और अगर वो इनिशिएट हो चुका है तो उसको कंटिन्यू रखना है तो कंटिन्यू रखते हैं, मतलब, और अगर काम मुकम्मल हो गया है तो इनहिबिट करते हैं। ये काम होता है, मतलब इनिशिएशन, रेगुलेशन, इनहिबिशन, ये तीन काम परफॉर्म करते हैं ये हार्मोन्स। अब सवाल ये कि अगर आप ये कहते हैं कि हार्मोन आर द सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है पहले इसको भी हम देख लेते हैं ताकि ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मिसाल के तौर पर ये एक ग्लैंड है, ठीक है, और ये इसका टारगेट है। अब सवाल ये होता है कि ये ग्लैंड अपनी सिक्रीशन रिलीज करके टारगेट तक भेजेगा कैसे? दो तरीके होते हैं टारगेट तक भेजने के। या तो ग्लैंड अपनी सिक्रीशन डक्ट के थ्रू अपने टारगेट तक भेजे, या ब्लड के थ्रू अपने टारगेट तक भेजे। अब अगर कोई भी आपका ग्लैंड है वो डक्ट के थ्रू अपनी सिक्रीशन टारगेट तक भेजता है तो वो एक्सोक्राइन कहलाता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड कहलाता है। जैसे आपके पास एग्जांपल मौजूद है पेंक्रियाज, पेंक्रियाज अपना पेंक्रियाटिक जूस पेंक्रियाटिक डक्ट के जरिए से ड्यूडेनम के अंदर पोर करता है, तो डक्ट के जरिए आ रहा है ना, ये कहलाता है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे कोई भी ग्लैंड इस ब्लड के जरिए से अपनी सिक्रीशन को अपने टारगेट तक भेजता है तो वो कहलाता है एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाता है। और एग्जांपल यही पेंक्रियास हो सकता है कि पेंक्रियास का कुछ हिस्सा, बस सिर्फ 2% हिस्सा जो होता है वो ऐसा होता है कि जो अपनी सिक्रीशन को ब्लड के जरिए से टारगेट तक भेजता है, जैसा कि इंसुलिन। ये पेंक्रियास ही सिक्रीट करता है ना, लेकिन इंसुलिन तो डक्ट के जरिए से नहीं जाती टारगेट तक, इंसुलिन ब्लड में आती है और ब्लड में आने के बाद जाके अपने टारगेट को ढूंढकर अपना एक्शन शो करती है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं जो अपनी सिक्रीशन को डायरेक्टली ब्लड में पोर करते हैं, और एक्सोक्राइन वो होते हैं जो अपनी सिक्रीशन को डक्ट के जरिए से आगे सेंड कर भेजते हैं। अब ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, मैंने डेफिनेशन में क्या बताया हार्मोन की, कि हार्मोन आर द सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। इसका मतलब है कि हार्मोन कैन ओनली बी सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, नॉट एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड आपके एंजाइम्स वगैरह या दूसरी सिक्रेशन रिलीज कर सकते हैं, हार्मोन नहीं करेंगे। हार्मोन सिर्फ और सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड ही सिक्रीट कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम लोग अपना पूरा एंडोक्राइन सिस्टम डिस्कस करेंगे। अच्छा, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो स्टूडेंट, जैसे आप ये डायग्राम आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम में हमारा पूरा एंडोक्राइन सिस्टम मौजूद है, और इत्तेफाक की बात है कि वो सारे के सारे ग्लैंड दिखाए गए हैं जो आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड हैं, आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे ये आप देख रहे हैं कि हाइपोथैलेमस है और पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, हाइपोथैलेमस वाला पार्ट ये है और ये पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये हाइपोथैलेमस वही है जो आप नर्वस कोऑर्डिनेशन में पढ़कर आए हैं। ठीक है, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद ये दूसरे नंबर पर ये थायराइड ग्लैंड मौजूद है यहाँ पर, ये देख सकते हैं थायराइड ग्लैंड है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हम इसकी लिस्ट बनाना चाहें तो इस लिस्ट में आपके पास जो जो आपको पढ़ना है वो है हाइपोथैलेमस, ठीक है,
हाइपोथैलेमस के बाद आपने पढ़ना है क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है। अच्छा, अब ये जो अब हाइपोथैलेमस के बाद आप लोग पढ़ेंगे क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड आपके बॉडी के तमाम जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उनको कंट्रोल कर रहा है। और ये हाइपोथैलेमस खुद जो है वो अंडर द कंट्रोल ऑफ, सॉरी, पिट्यूटरी ग्लैंड खुद जो है वो हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में। उसके बाद ये थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है ये वाला आपके पास। ठीक है। इस थायराइड ग्लैंड के बाद आप देख रहे हैं कि पेंक्रियाज है। पेंक्रियाज आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। इस पेंक्रियाज के बाद आपको गोनेड्स पढ़ने पड़ेंगे। गोनेड्स में ओवरीज और टेस्टिस दोनों आ जाती हैं। ठीक है। इसमें टेस्टिस है एंड ओवरीज, ये दोनों चीज आपको पढ़नी पड़ेंगी इसमें। ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट है आपके पास वो है एड्रिनल ग्लैंड, किडनी के ऊपर है। एड्रिनल ग्लैंड पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है। उसके बाद है थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। और उसके बाद फाइनली आपके पास पिनियल ग्लैंड। ठीक है। पिनियल ग्लैंड आपको पढ़ना है। ठीक है। इन तमाम के तमाम ग्लैंड्स के बारे में एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि ग्लैंड्स की लोकेशन क्या है। ये लोकेशन आपके सामने और हर ग्लैंड की इंडिविजुअल लोकेशन हम पढ़ेंगे भी। प्लस उसके साथ साथ हर ग्लैंड की सिक्रीशन क्या है, मतलब कौन कौन सा हार्मोन वो सिक्रीट करती है ये पता करना है। और उन हार्मोन्स के फंक्शन ये पता हो। और इसके अलावा एबनॉर्मल आउटपुट, एबनॉर्मल आउटपुट का मतलब होता है कि वो हार्मोन अगर मिसाल के तौर पे अपनी सिक्रीशन उन ग्लैंड्स की सिक्रीशन अगर ज्यादा या कम हो जाए तो उससे हमारी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। इन तमाम चीजों के बाद ये आपका चैप्टर भी इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा बहुत जल्दी। तो ये आपके पास टोटल आपका एंडोक्राइन ग्लैंड है। अब हम सबसे पहले इस एंडोक्राइन सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले हम लोग हार्मोन्स जो होते हैं उनकी केमिकल नेचर थोड़ा देख लें कि हमारे हार्मोन जो है केमिकली किस चीज से बने हुए होते हैं और वो मतलब उनके केमिकल नेचर की वजह से किस चीज के ऊपर इफेक्ट पड़ता है।